Good morning everyone. This is Manan sir, your chemistry faculty from Vidya Mandir classes in collaboration with Saraswat International School वापी। हमने लास्ट क्लास में आपका एसिड बेस थ्योरी के बारे में बात किया था। तीन महान साइंटिस्ट थे जिन्होंने एसिड बेस का कॉन्सेप्ट दिया था। एक आर्हेनियस थे, एक ब्रॉन्स्टेड थे और एक लीविस था, जो आप लोग को समझ में आ गया। अब हम जा रहे हैं बात करने कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी कि भाई ये कॉन्जुगेट क्या होता है। आप लोग बहुत सारा रेफरेंस किताब पढ़ते हो, बहुत सारा डिफिनीशंस दिया होगा डिफरेंट लैंग्वेज में, लेकिन हमें तो एक ही लॉजिक है कि हम कुछ ऐसा ट्रिक्स बताएंगे जिससे आपको विद इन 1 मिनट आप कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस निकालना सीख जाओगे। चलो, जैसे मान लो हम कब बोलते हैं कि ये कॉन्जुगेट एसिड है, हम कब बोलते हैं कि ये कॉन्जुगेट बेस है। बहुत ध्यान से समझना। मान लो आपने कोई एक एसिड लिया, ठीक है, और अगर आपने उस एसिड से H को निकाल दिया। मैं क्या बोला? अगर आपने एक एसिड लिया और अगर उस एसिड से आप अगर H को रिमूव कर दिया, उसके बाद जो हमारा सब्सटेंस बचा उसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस ऑफ दैट एसिड। सिमिलरली अगर आपने कोई बेस लिया और उसमें अगर आपने H प्लस को जोड़ दिया तो उसको बोलते हैं हम कॉन्जुगेट एसिड ऑफ दैट बेस। आया समझ में? अब हम पहले एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि कैसे हम H प्लस को निकालेंगे तो वो हमारा कॉन्जुगेट बेस बनेगा, कैसे हम H प्लस बेस में जोड़ेंगे तो वो हमारा बनेगा कॉन्जुगेट एसिड। हम आते हैं इसकी बात करने। जैसे मान लो सबसे पहला हमने एक एसिड ले लिया CH3COOH। ये बेटा हमारा एक एसिड है, ठीक है। अब यहां से हम एक H प्लस निकालेंगे। आपके मन में डाउट, सर कौन सा H निकालोगे? सबसे पहला डाउट, सर कौन सा H निकालोगे? ये वाला H निकालोगे कि ये वाला H निकालोगे? भाई बात तो सही पूछा कि भाई अब मेरे पास दोनों तरफ H है, हम तो खाली H बोले, हम ऐसा थोड़ा ना बोले हैं कि लेफ्ट वाला H निकालना है कि राइट वाला H निकालना है। हम तो खाली क्या बोले, यहाँ H दिया हुआ है। अब आप बताओ कौन सा H निकलोगे? वही H निकलेगा जो एसिडिक H होता है। हम फिर से बोल रहे हैं, एसिड से वही H को निकालेंगे जो एसिडिक H है। और आपको हम चैप्टर 1 में ही सिखाए थे कि O से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन होता है। हमने क्या बोला? वही H निकालेंगे जो एसिडिक H होता है। और आपको हम चैप्टर 1 में पढ़ाए थे कि O से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन कहलाता है। मतलब यहां पर जो बेटा हमारा ये H दिया हुआ है, दिस इज योर एसिडिक हाइड्रोजन। फिर से बच्चे के मन में एक डाउट, हम आपका दिल की बात समझ लेते हैं। आपके मन में डाउट, तो सर जो लेफ्ट वाला H है उसको क्या बोलेंगे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। आप देख रहे हो कि कार्बोक्सिलिक एसिड के लेफ्ट में जो H है, मतलब आप क्या देख रहे हो कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो लेफ्ट वाला कार्बन है, जैसे ये वाला पूरा का पूरा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये वाला अल्फा कार्बन है, तो अल्फा कार्बन से जुड़ा H को बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो ये वाला H हो गया अल्फा हाइड्रोजन। तो एसिड से बेटा कौन सा H निकालेंगे? समझ में आया? कौन सा H निकालोगे? एसिडिक H निकालोगे। मतलब H निकालने के बाद हमारा जो फॉर्मूला बचेगा वो होगा CH3COO-। अब जिस एसिड से आपने H निकाला उसके बाद जो हमारा प्रोडक्ट बना, इसी को हम बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। आया समझ में कि एसिड से हम
आपको आया समझ में कैसे हम एसिड से कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे एसिडिक H निकालकर। अब चलिए अब हम बेस से बनाएंगे एसिडिक हाइड्रोजन, एसिडिक कॉन्जुगेट एसिड बनाएंगे बेस से। जैसे मान लीजिए हमने एक सेकंड एग्जांपल ले लिया NH3। मुझे पता है कि जो ये NH3 है अमोनिया, ये बेस है। और बेटा कैसा बेस है? लीविस बेस है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है। अब इसको आपने H प्लस दे दिया। मुझे पता है कि N के पास लोन पेयर है, लोन पेयर है यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है और इसका चार्ज माइनस है, तो डेफिनेटली H के पास प्लस है, तो माइनस और प्लस आपस में अट्रैक्शन होगा। ये क्या करेगा? चुपचाप H को खींच लेगा अपने पास। जैसे H को इसने अपने तरफ पुल किया, हमारा ये जो बन जाएगा NH4 और नाइट्रोजन पर आ गया प्लस चार्ज। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दिया, तो जिसको दिया उसके पास माइनस आया, तो वो तो H न्यूट्रल हो गया, और जो दे दिया उस पर प्लस चार्ज आ गया। तो अब जो ये वाला जो कंपाउंड बना, इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड। क्या इसको हम बोलेंगे बेटा? कॉन्जुगेट एसिड। तो समझ में आया कि एसिड से एसिडिक H निकालोगे, कॉन्जुगेट बेस, बेस में अगर H जोड़ देंगे तो कॉन्जुगेट एसिड। समझ में आया? चलो कुछ और हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो एक हम ये ले लिए F माइनस। अब F माइनस क्या है? ये बेस हो गया। अगर इसमें आप H प्लस जोड़ोगे तो ये बन जाएगा HF। तो ये क्या हुआ? H प्लस आपने जोड़ दिया तो ये बन गया कॉन्जुगेट एसिड। आया समझ में? एक और एग्जांपल ले लो। मान लो मैंने ये ले लिया ClO4 माइनस H के साथ ले लिया हम, ClO4 माइनस नहीं होगा, ClO4, ये हमारा हो गया एसिड। अब यहां से अगर आप H प्लस को बाहर निकालोगे तो ये बन जाएगा ClO4 माइनस। तो ये क्या बन गया? कॉन्जुगेट बेस। तो फाइनली हम समझ गए कि एसिड से H निकालो, कॉन्जुगेट बेस, बेस में H जोड़ो, कॉन्जुगेट एसिड। अब यही जो बेटा हमारा कॉन्जुगेट एसिड है, इसको हम Ca से भी डिनोट कर सकते हैं। जो हमारा कॉन्जुगेट बेस है, इसको हम Cb से भी डोनेट कर सकते हैं। आया समझ में कि हमारा कब कॉन्जुगेट एसिड बनेगा, कब कॉन्जुगेट बेस बनेगा। अब हम बात करते हैं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है नीट एंड जेई पर्पस से। नीट एंड जेई पर्पस, फिर से वही कॉन्सेप्ट जो आपको हमने चैप्टर 1 में पढ़ाया था। 3 एसिड की बात करेंगे। सबसे पहला हमने बात किया H3PO4, दूसरा हम लेंगे H3PO3, फिर हम लेंगे H3PO2 और फिर हम लेंगे H3PO। हमें ये बताना है बेटा ये सब में कितना कितना एसिडिक H है। बस फिर से क्वेश्चन, नंबर ऑफ एसिडिक H इन दिस कंपाउंड, नंबर ऑफ एसिडिक H इन दिस कंपाउंड, नंबर ऑफ एसिडिक H इन दिस कंपाउंड, नंबर ऑफ एसिडिक H इन दिस कंपाउंड। ये सब का आपको निकालना है कितना इसमें एसिडिक H है। हमने क्या बोला था? अगर आप गेस मारने गए तो इमीडिएट -1 हो जाएगा। इसको जब तक आप स्ट्रक्चर बनाकर नहीं देखेंगे तब तक आप ये मान के चलो कि 80% तो गलत ही हो जाएगा। 20% आपका लक है, सही हो सकता है, लेकिन हम लक बाय चांस क्यों देखें? जब मेरे को स्ट्रक्चर आता है तो क्यों ना हम स्ट्रक्चर को बनाकर देख लें। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? अरे हाँ कि ना? तो सबसे पहला हमारा क्या होगा स्ट्रक्चर? हम दिए हैं H3PO4। मुझे पता है फास्फोरस 5 बॉन्ड बनाएगा, बनाओ। 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, H3 है, 1 H, 2 H, 3 H। हमने बार बार आपको बता रहे हैं
ऑक्सीजन से जुड़ा हाइड्रोजन एसिडिक H, ऑक्सीजन से जुड़ा हाइड्रोजन एसिडिक H, ऑक्सीजन से जुड़ा हाइड्रोजन एसिडिक H, मतलब H3PO4 में हमारे पास 3 नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन है। अरे सबको समझ में आया कि नहीं? अगर हम दूसरी बात करते हैं H3PO3, तो इसमें क्या होगा? P डबल बॉन्ड O, एक O एक O। अब एक तो बॉन्ड खाली हो गया, H3 लगा दो, एक H यहाँ, एक H यहाँ, एक H यहाँ। हम बोलेंगे इसमें कितना एसिडिक H है? ऑक्सीजन से जुड़ा H एसिडिक, ऑक्सीजन से जुड़ा H एसिडिक, लेकिन फास्फोरस से जुड़ा H एसिडिक नहीं होता है, तो इसमें हमारा केवल 2 एसिडिक हाइड्रोजन होगा। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? तीसरा हमारे पास आ रहा है H3PO2, P डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, 5 बॉन्ड है H H H। हम क्या देख रहे हैं कि इसमें हमारा केवल एक ही हाइड्रोजन O से जुड़ा है, तो केवल यही का यही एसिडिक H है। दूसरा जुड़ा P से ये एसिडिक H नहीं है, तीसरा जुड़ा P से ये एसिडिक H नहीं है, तो इसमें केवल आपका 1 एसिडिक हाइड्रोजन है। अरे समझ में आया कि नहीं? इस तरह से एग्जाम में ठंडे दिमाग से सोचकर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। झटका में लोगे तो ये भी झटका मार देगा, धीरे का झटका धीरे से लगा। और लास्ट वाला जो हमारा है ये क्या है? दिस इज H3PO, P का डबल बॉन्ड ये, एक H ये, एक H ये, एक H ये। आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर कोई हाइड्रोजन ऑक्सीजन से नहीं जुड़ा है, मतलब ये भी कोई हाइड्रोजन आपका एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, तो इस केस में हमारा 0 एसिडिक हाइड्रोजन होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना, हर साल किसी ना किसी फॉर्म में तो आएगा, चाहे वो रिडॉक्स रिएक्शन में आए, चाहे वो ऑर्गेनिक में आए, या वो इक्विलिब्रियम में, आएगा ही आएगा। इसको आप याद करना, लिखना, समझ लेना। गॉट इट? चलो, दिस वाज ऑल रिगार्डिंग कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी। अगला हम बात करते हैं एम्फीप्रोटिक। नेक्स्ट जो जा रहे हैं टॉपिक का हम बात करने, वो रहेगा हमारा एम्फीप्रोटिक। अब ये बताओ बेटा कि आपका एम्फीप्रोटिक मतलब क्या होता है। पहले हम समझे तब ना आगे बढ़ेंगे। हमने लिख दिया एम्फीप्रोटिक। चलो, एम्फीप्रोटिक उस मॉलिक्यूल, उस कंपाउंड को बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है। ध्यान समझो हम क्या बोले। एम्फीप्रोटिक आर दोज which can either donate electron or it can accept electron, मतलब इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और इलेक्ट्रॉन को ले भी सकता है। ऐसा कंपाउंड को क्या बोलते हैं? एम्फीप्रोटिक। आया समझ में? चलो अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल का। जैसे हम यहां पर एक कंपाउंड ले लेते हैं OH माइनस, ठीक है। अब हमारा पहला क्वेश्चन ये है, क्या बेटा ये एम्फीप्रोटिक है कि नहीं? तो आप बोलोगे सर रुको, आपका ट्रेन छूट रहा है क्या? रुको हम देखते हैं, हम देखो, बनाओ, बताओ मेरे को। एक बार आपने इसमें H+ जोड़ दिया, बहुत बढ़िया, ये हमारा H2O बन गया और H2O एग्जिस्ट करता है, बहुत बढ़िया, गुड। लेकिन अगर आप चाहोगे कि OH माइनस से H+ निकालें, बेटा ये तो पॉसिबल नहीं है। ये H+ को ले सकता है लेकिन OH माइनस H+ को दे नहीं सकता। एक तो बड़ा मुश्किल से H+ दिया था, यानी
दिस इज नॉट एम्फीप्रॉटिक, क्योंकि ये केवल लेना जानता है, देना नहीं आता इसको, तो इसको हम एम्फीप्रॉटिक कैटेगरी में नहीं रखेंगे। आइए एक और बात करते हैं एग्जांपल लेके। अगर हम ले लिए HCO3-, क्या बेटा ये एम्फीप्रॉटिक है कि नहीं? तो आप फिर बोलोगे रुको सर, आपका ट्रेन छूट रहा है क्या? बिल्कुल नहीं, हम रुके हैं। आप पहले क्या करोगे, एक बार H+ जोड़ के देखना और दूसरे बार आप H+ निकाल के देखना। आया समझ में क्या बोले हम? तो जब आपने एक बार इसमें H+ को जोड़ा तो ये क्या बन गया, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। वेरी गुड, ये होता है, बहुत बढ़िया। अब तो खाली जोड़े हो, अब तो एक H+ निकाल के भी तो देखो, दोनों करना पड़ेगा तब जाके एम्फोटिक कहलाएगा। अगला बार हमने H+ को निकाल दिया, ये क्या बन जाएगा, CO3-2, ये भी एग्जिस्ट करता है। यानी हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा HCO3- है, दिस इज एम्फोटेरिक। आया समझ में? चलो एक और एग्जांपल लेके हम देखते हैं। मान लो हमने यहां ले लिया H2PO4, H2PO4-। हमारा क्वेश्चन, क्या ये एम्फीप्रॉटिक है कि नहीं? फिर से आप बोलोगे सर रुको, हम रुक गए। एक बार क्या करोगे, H+ को जोड़ोगे, एक बार H+ को निकालोगे, देखो तो पहले। एक बार आपने इसमें H+ को जोड़ा तो ये आपका बन गया H3PO4। वेल नोन एसिड एग्जिस्ट करता है, बहुत सही। अब निकाल के भी तो देखो। तो एक बार आपने इसको H+ को निकाला, ये बन गया HPO4-2, ये भी करता है एग्जिस्ट। वेरी गुड, यानी दिस इज माय एग्जांपल ऑफ एम्फीप्रॉटिक। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग को अब समझ में आ गया एम्फीप्रॉटिक किसको बोलते हैं, जो H+ दे भी सकता है और H+ ले भी सकता है। आया समझ में? चलो एक और लेते हैं एग्जांपल हम। मान लो इस बार थोड़ा सा हम अब एग्जाम की क्वेश्चन ले रहे हैं। अगर हम ले लिए H2PO2-, हम बोलते हैं कि क्या बेटा ये वाला एम्फीप्रॉटिक है कि नहीं? तो आप क्या करोगे, फिर से आप इसमें एक बार H+ को जोड़ो तो ये आपका बन जाएगा H3PO2। वेल नोन कंपाउंड एसिड सही एग्जिस्ट करता है, लेकिन अब जब आप इससे H- निकालोगे ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि H2PO2 के बाद में कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, तो ये हमारा एम्फोप्रॉटिक नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि अभी आपको हम यहाँ पर बताए थे कि किसके पास एसिडिक हाइड्रोजन कितना है और कितना नहीं है। आया समझ में? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं हम। अगर हम ले लेते हैं HS-, हम बोले हैं क्या बेटा ये एम्फोप्रॉटिक है कि नहीं? आप बोलोगे रुको सर, हम रुक गए। आपने एक बार क्या किया, H+ को जोड़ दिया, ये बन गया आपका H2S, ये वेल नोन कंपाउंड एग्जिस्ट करता है। और एक बार आपने H- को हटा दिया तो ये बन गया S-2 सल्फाइड आयंस, ये भी एग्जिस्ट करता है, यानी HS- इज एम्फीप्रॉटिक। आया समझ में? तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया रिगार्डिंग कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी as well as what is the condition of एम्फीप्रॉटिक। आया समझ में? समझ सबको आ गया? चलिए इसमें आपको एक और लॉजिक देना है बेटा। जैसे देखो ये कॉन्सेप्ट वाली बात है। जैसे मान लो कि अगर आपने खाना खाए बैठने, आप लोग अगर खाना खाने बैठ गया, अगर आपके प्लेट में 10 रोटी है तो क्या आप 10 रोटी एक साथ खा लोगे? कोई हम लोग गाय भैंस तो नहीं है ना कि जो 10 रोटी एक साथ खा लेंगे। हम एक समय एक रोटी खाएंगे, जब वो खत्म होगा फिर दूसरा खाएंगे, फिर तीसरा खाएंगे। बेटा वैसा ही केमिकल इक्विलिब्रियम आयनिक इक्विलिब्रियम में होता है।
कि एक समय एक H निकलेगा, ये नहीं कि तीनों H एक साथ निकाल दिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं H3PO4, हम बोले कि बेटा इसमें से H निकालो, तो ये नहीं कि एक ही बार हम तीनों H को निकाल के और यहाँ पर PO4-3 कर दिए। दिस इज द रॉन्ग प्रोसेस। क्यों? एक समय एक ही H निकलता है, फिर सेकेंड प्रोसेस में दूसरा H निकलेगा, फिर थर्ड प्रोसेस में तीसरा H निकलेगा। आप एक साथ तीनों H नहीं निकाल सकते हो। जैसे अब आप बोलो सर तो फिर हम निकाले कैसे H? ऐसे निकालो, देखो H3PO4 जब पहली बार बनेगा तो ये बन जाएगा H प्लस H2PO4-। फिर दूसरा बार फिर लिखोगे H2PO4-, ये बन जाएगा फिर से H प्लस ऑफ HPO4-2, और तीसरा आपका होगा HPO4-2 से आप फिर एक H प्लस निकालोगे तो ये बनेगा PO4-3। दिस इज द करेक्ट प्रोसेस ऑफ राइटिंग। दिस इज द करेक्ट प्रोसेस ऑफ राइटिंग। ये पहला वाला जो प्रोसेस है ये गलत होता है, ऐसे नहीं लिखते हैं। आपको हर समय एक ही H निकालना है। आया समझ में? तो दिस इज द वे हाउ यू कैन रिमूव एसिडिक हाइड्रोजन इन सिंगल स्टेप। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अगला हम बात जा रहे हैं करने ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू फॉलो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। नेक्स्ट टॉपिक दीजिए आप। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। हम बात कर रहे हैं ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। अब देखो इसमें जो हम इलेक्ट्रोलाइट लेंगे वो तो कभी स्ट्रॉन्ग लेंगे ही नहीं हम, क्योंकि आपको तो हम पहले ही इन्फॉर्म कर दिए हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इक्विलिब्रियम नहीं दिखाता। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इक्विलिब्रियम नहीं दिखाता। तो हम इसमें जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे वीक एंड बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट, मतलब ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो केवल 2 कंपाउंड से बना है। तो इसमें हम किसके बारे में बात करेंगे? वीक बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट। तो ओस्टवाल्ड में जो हम जा रहे हैं पहला पॉइंट लिखने वो क्या है कि इफ जो हमारा AB एक्वस है is any weak binary electrolyte, is any weak binary electrolyte। ये एक हमारा वीक है और जो आप सॉल्यूशन ले रहे हो वो AB है, मतलब 1 और 2, A1 B2 दो ही है, तो इसको हम बोलेंगे बाइनरी। और हम बात कर रहे हैं डाइल्यूशन का, तो वीक वाला ही टूटेगा, स्ट्रॉन्ग कंप्लीट टूट जाएगा। तो अगर इनका हम रिएक्शन लिखते हैं कि ये जो हमने AB एक्वस लिया है इसको जब हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो ये हमारा बन जाएगा A प्लस एक्वस और साथ में ये बन जाएगा हमारा B माइनस एक्वस। ठीक है, आपको हम सिखाए थे कैसे टूटेगा ये। इनिशियल में आप इसको C लोगे, ये डैश डैश, फिर ये हो जाएगा C माइनस C अल्फा, ये भी आपका C अल्फा और ये भी आपका C अल्फा। अगर इसका हम ले लेते हैं K इक्विलिब्रियम तो ये क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट का C अल्फा इंटू C अल्फा डिवाइडेड बाई C माइनस C अल्फा, ये बन जाएगा हमारा C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा। दिस इज द K इक्विलिब्रियम ऑफ वीक बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अब देखो इसमें अगर हम वीक है तो मैंने पहले बोला था कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का मीनिंग है कि जो आपको अल्फा क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन।
तो ये जो आपका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन है ये वीक के लिए इट इज ऑलमोस्ट 5%। तो हम क्या करते हैं कि अल्फा जो ऑलमोस्ट 5% है, मतलब 100 में 5, तो अल्फा क्या होता है, ये 1 के रेस्पेक्ट में बहुत छोटा हो गया। क्या हो गया बेटा? 1 के रेस्पेक्ट में बहुत छोटा हो गया। इसीलिए हम अल्फा को नेग्लेक्ट करके क्या लिख देते हैं कि जो 1 माइनस अल्फा है इसको हम अप्रोक्सीमेटली 1 एज्यूम कर लेते हैं। कितना करते हैं इसको? 1 एज्यूम करते हैं। अब यही वाला वैल्यू आप यहाँ पुट करो तो आपको क्या आ जाएगा? फिर ये क्या आ जाएगा आपका? ये आपका आ जाएगा जो आपका के इक्विलिब्रियम है, दिस विल बी इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। ये क्या आपका हो जाएगा? सी अल्फा स्क्वायर। और यहाँ से जो आप अल्फा निकालोगे वो आपका हो जाएगा के इक्विलिब्रियम बाई सी का होल पावर हाफ, मतलब स्क्वायर रूट। ये हमारा हो गया अल्फा का वैल्यू। और इसी अल्फा को हम क्या बोलते हैं बेटा? डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। इस अल्फा को हम क्या बोलते हैं? इस अल्फा को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। अब देखिए, जब मैंने आपको केमिकल इक्विलिब्रियम का वीडियोस अपलोड किया था, आप लोग अगर उसको ध्यान से देखे होंगे तो मैंने उसमें बोला था कि के इक्विलिब्रियम को ब्रह्मा जी का वरदान मिला हुआ है कि ये केवल टेम्परेचर से ही चेंज होता है। यानी अगर हम इस रिएक्शन की बात करें तो इसमें हमारा जो के इक्विलिब्रियम है वो कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हम टेम्परेचर की बात ही नहीं कर रहे हैं। मतलब हमारा जो ये आयोनाइजेशन हो रहा है इट इज डन एट फिक्स टेम्परेचर। तो अगर हम के इक्विलिब्रियम को कांस्टेंट मानते हैं तो ये वाला इक्वेशन विल कन्वर्ट टू अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√c। अल्फा किसके हो गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√c। और आप क्या बोल सकते हो कि अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन। आया समझ में? चलिए, अब इसमें एक क्वेश्चन आएगा आपका। क्वेश्चन क्या आता है कि सर आपने ये जो फॉर्मूला लिखा है क्या ये केवल वीक बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट के लिए ही एप्लीकेबल है कि सारे इलेक्ट्रोलाइट के लिए एप्लीकेबल है? सही बात है भाई, हमने हेडिंग दिया था। हमने क्या हेडिंग दिया? हमने हेडिंग दिया है वीक बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट। दिख रहा है? तो आपके तो मन में एक क्वेश्चन आएगा कि सर आपने ये जो लिखा ये सिर्फ वीक बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट के लिए है कि ये दुनिया में जितना इलेक्ट्रोलाइट सबके लिए है? वेरी गुड क्वेश्चन। हमारा आंसर है नहीं बेटा, दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर वीक बाइनरी, मतलब 2 इलेक्ट्रोलाइट। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मान लो आप अगर वैसा इलेक्ट्रोलाइट अगर आपने ले लिया जिसमें 3 कंपाउंड हो A B C, तो आपके 3 आयंस आ जाएंगे ना। तो जब आपके 3 आयंस आ जाएंगे तो फिर वो जो अभी आप लिखे हो स्क्वायर रूट ऑफ C वो कन्वर्ट हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ C। अगर आप 4 एलिमेंट वाला इलेक्ट्रोलाइट लोगे तो वो हो जाएगा अल्फा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 4th रूट ऑफ कंसंट्रेशन। इसीलिए हमने ये जो लिखा है इट इज ओनली एप्लीकेबल टू वीक बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट। इट इज ओनली एप्लीकेबल टू वीक बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट। आया समझ में? चलो, तो अब हम बात करते हैं कि इतने समझने के बाद अब हम बात करते हैं कि ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ क्या था। यही था जो हमने लिखा, यही था, लेकिन हम इसको एक बार जरूर डिफिनेशन लिखेंगे क्योंकि कभी कभी एग्जाम में आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज डाइल्यूशन ओस्टवाल्ड लॉ। तो अगर आपको याद रहेगा तो खटाक से +4, नहीं याद रहा तो -1। तो हम क्या बोल सकते हैं इसमें कि अकॉर्डिंग टू ओस्टवाल्ड
अकॉर्डिंग टू ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। अब ये भाई साहब ने क्या बोल दिया कि डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन जो आपका अल्फा है फॉर वीक बाइनरी, फिर से हम जोड़ दे रहे हैं, वीक बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट, वीक बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट is inversely proportional to square root of concentration, proportional to square root of concentration। आया समझ में? अब इनका लिमिटेशन क्या था? इनका लिमिटेशन नॉट एप्लीकेबल, इनका एप्लीकेशन था आपका नॉट एप्लीकेबल not applicable to any weak electrolyte, not applicable to any weak electrolyte। ये कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपने टर्शियरी इलेक्ट्रोलाइट लोगे तो ये समथिंग आ जाएगा C का पावर 1/3, लेकिन हमने क्या बात किया था, C का पावर आपको अंडर रूट आना चाहिए। आया समझ में? तो दिस इज ऑल रिगार्डिंग ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। अगला ये बात हुआ था कि जब आपका आयोनाइजेशन हो रहा है, मैंने क्या बोला, अगला मेरा ये आता है कॉन्सेप्ट कि हम आयोनाइजेशन हो रहा है। अरे तो जब हो रहा है तो वो किस किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा? जैसे मान लो अगर हम जा रहे हैं पढ़ाई करने, तो भाई कुछ तो फैक्टर है कि हमारे पास पेन चाहिए, कॉपी चाहिए, बुक्स चाहिए, नोटबुक चाहिए। उसी तरह अगर आपका आयोनाइजेशन हो रहा है तो वो कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करते हैं?